हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, फाइनली वो खबर आ गई जिसका बेसब्री से हम सब इंतज़ार कर रहे थे और इसके बारे में हमने आपके साथ कई बार बात की है कि कैसे इसके अर्ली इंडिकेशंस हमें डेटा में और चार्ट में देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि ये सीज़ फायर कब तक चलेगी? क्या ये पक्की सीज़ फायर है या कभी भी ये सीज़ फायर टूट सकती है? और साथ में यहाँ से मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं और जो वॉर ने जो डैमेज किया है उसका कितना इम्पैक्ट आने वाले दिनों में हमारे मार्केट्स और हमारे इकॉनमी में देखने को मिलेगा। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमने आपको मार्च 30 को, जब मार्केट एकदम पैनिक लो बना रहा था, 22,330 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी, उस वक्त हमने आपके साथ शेयर किया था कि डेटा में, चार्ट्स में कुछ अर्ली इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि मार्केट्स यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, मार्केट्स हमें सरप्राइज कर सकता है और ये लेवल्स तभी सस्टेन करेंगे जब ग्राउंड पर कोई पॉजिटिव खबर हमें देखने को मिलेगी। तो हमने ये लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे और इसमें ये दोनों लेवल्स कई दिन पहले ही मीट हो गए थे और इस लेवल पर हम ज़्यादा बेट कर रहे थे। अगर ये ब्रीच होगा तो कुछ हफ्तों तक, 1-2 हफ्तों तक हमें रैली देखने को मिल सकती है। फाइनली ये लेवल कल ब्रीच हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई और आज हमें देखने को मिला कि एक बड़ा गैप अप हमें मार्केट्स में देखने को मिला। तो जो हम उम्मीद लगा रहे थे कि ये रिकवरी स्लो एंड स्टेडी होगी, वो इसने ज़बरदस्त एक बड़ा गैप बनाया। अब ये प्रश्न उठता है कि यहाँ से मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं, तो इसको हम एनालाइज करेंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, कल रात तक टेंस माहौल था, सारी दुनिया एकदम दम साधे बैठी हुई थी कि ट्रम्प पता नहीं क्या करेंगे। उन्होंने कुछ 8 बजे का टाइम दिया और कहा हम सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे और पूरी दुनिया में एक पैनिक का माहौल था, एक अनसर्टेनिटी थी। लेकिन डेटा में वो दिख नहीं रहा था, वो पैनिक दिख नहीं रहा था। ज़्यादातर डेटा पॉइंट्स में ऑफकोर्स विक्स हाई था और कुछ और इंडिकेटर्स भी इसको इंडिकेट कर रहे थे फेयर को, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर हमें बहुत एक्सट्रीम फेयर देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन सवेरे हमें एक बड़ा सरप्राइज़ मिला कि जहाँ लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि एक बड़ी कुछ हरकत करेगा यूएस से, और वहाँ अचानक से सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हो गया। और ये सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको लेकर पिछले कई दिनों से हलचल चल रही थी, यानी कि जो दोनों पार्टीज थे, ईरान और यूएसए, वो इसे नकार रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी क्योंकि ये लड़ाई हर कंट्री को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रही थी। तो यहाँ पर हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे, क्या ये सीज़ फायर सस्टेन करेगा, क्या ये चलेगा? तो हमें नहीं पता ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर पेच कहाँ कहाँ फंसा हुआ है और किन कारणों से ये सीज़ फायर किसी भी दिन ब्रेक हो सकता है, उसको जानना ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये कि बोथ साइड्स क्लेम्ड विक्ट्री। ट्रम्प एक्सीडेड ऑल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स और ईरान ने कहा नियरली ऑल वॉर ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड। ऐसी भी खबर आई है कि चाइना ने लास्ट मिनट मीडिएट किया और इस सीज़ फायर को कराया। क्या सच है क्या गलत है हमें नहीं पता। सो नथिंग एक्चुअली रिजॉल्व। अगर आप देखें कि जिसके लिए लड़ाई हो रही थी, दोनों लोग लड़ाई कर रहे थे, वो कुछ भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। और इस्लामाबाद टॉक्स की खबरें आ रही थी, वहाँ पर ऐसी हलचल थी। तो अब पाकिस्तान के लोग शायद आगे जाकर ये कहेंगे कि पापा ने वॉर रुकवा दी। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ लोग कह रहे थे, तो अब वहाँ पे कह रहे होंगे वॉर पापा ने रुकवा दी। अब सेकंड पॉइंट अगर आप देखें कि ईरान की जो डिमांड है और नॉन स्टार्टर्स, तो ईरान क्या डिमांड कर रहा था? फुल सैंक्शन रिलीफ, फ्रोजन एसेट्स, जो उनके एसेट्स को फ्रीज किया था अमेरिका ने, उसको अब उसे रिलीज किया जाए। यूएस ट्रूप्स विड्रॉल, ये उनकी डिमांड है ईरान की। रिपरेशंस, जो वॉर के जो भी डैमेज हुआ है उसका खर्चा उन्हें चाहिए। एनरिचमेंट राइट्स, यूरेनियम को एनरिच करने का राइट उन्हें चाहिए। और ट्रम्प अभी भी इसको लेकर एग्री नहीं किए हैं। एग्रीमेंट टू टॉक नॉट ऑन टर्म्स। तो ये जो कोर इश्यूज हैं वो अनरिजॉल्व हैं
लेबनान ऑलरेडी अ फॉल्ट लाइन, सो पाकिस्तान जहां पर ये मीडिएशन हुआ है, पाकिस्तान से सीज फायर कवर्स लेबनान, और जो नेतन्याहू हैं वो कह रहे हैं कि इट डजंट। तो ऑलरेडी लेबनान जो है, जो ईरान का एलाई है, वो इजराइल कह रहा है कि हम उस पर अटैक करेंगे। तो फर्स्ट इजरायली स्ट्राइक ऑन हिजबुल्ला, जैसे ही ये इजराइल अगर किसी भी दिन चाहे तो ये सीज फायर को तोड़ सकता है, जिस दिन भी वो हिजबुल्ला पर अटैक करेगा ये सीज फायर टूट जाएगा। नेक्स्ट, इजराइल इज हेजिंग, सो अपडेटेड ईरान टारगेट लिस्ट अप्रूव्ड प्री सीज फायर एंड नेतन्याहू स्टिल डिमांड्स यूरेनियम सरेंडर एंड एनरिचमेंट हॉल्ट। तो इजराइल की ये भी डिमांड है कि पूरा का पूरा यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोको और उसे सरेंडर करो, जिसके लिए ईरान डिड नॉट एग्री। अगला पॉइंट अगर आप देखें कि ईरान कमांड एंड कंट्रोल प्रॉब्लम, सो IRGC कमांडर्स कॉलिंग इंडिविजुअल शॉट्स, इजराइल एंड UAE साउंडेड मिसाइल अलर्ट्स विद इन आवर्स ऑफ द डील। तो उसके बाद भी मिसाइलें चली हैं, और अगर एक भी मिसाइल ईरान के IRGC ने लॉन्च कर दिया तो सीज फायर कोलैप्स हो जाएगी। और हॉर्मुज को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, क्या शिप्स वहाँ से जाएंगी, क्या ईरान टोल लेगा, और कब तक लेगा, कितना लेगा, ये सब को लेकर जो है कंफ्यूजन बना हुआ है। तो अभी भी काफ़ी क्लैरिटी को आना है और देखना है कि सिचुएशन कहाँ जा रही। तो बॉटम लाइन क्या है कि ये 14 डे का ऑप्शन है, नॉट अ पीस ट्रीटी। क्लीन एक्सटेंशन की जो बात है वो 35% है प्रोबेबिलिटी, और ब्रेकडाउन की भी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है, और फुल कोलैप्स की भी 20% प्रोबेबिलिटी है। तो जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही थी वो अभी भी अनरिजॉल्व है, और अभी भी सिचुएशन काफ़ी नाजुक है। एक गलती अगर इजराइल ने कर दी या ईरान ने कर दी या USA ने कर दी तो ये सीज फायर पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, और अब ये लड़ाई चलेगी तो काफ़ी लंबी चलेगी। इसलिए ये बेशक एक राहत की सांस है हम सब के लिए, एज ए कंज्यूमर, एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर DLF ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं BT स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। BT स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। अब आइए इस बारे में बात करते हैं कि अगर लड़ाई परमानेंटली रुक जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या हमारे मार्केट्स, हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से रिकवर कर जाएगा, या जो डैमेज इस वॉर की वजह से हुआ है उसका इम्पैक्ट, उसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं। तो हम जनवरी में $63-65 के आसपास चल रहे थे, हमने 113-115 का पीक देखा, और अब इसके बाद अगर क्रूड ऑलरेडी गिरना शुरू हो गया है तो वापस से वो प्री वॉर लेवल पर इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। और कई एनालिस्टों का मानना है कि 80-85 के आसपास ये जो है बेस बनाएगा। क्योंकि वहाँ पर टोल लगाया जाएगा और
प्रोडक्शन जो है ना उसको स्टार्ट होने में कई क्वार्टर्स लगेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई रुक गई तो कल से ऑयल का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। उसको चालू करने में ही 1-2 क्वार्टर निकल जाएंगे और कई ऑयल फील्ड्स डैमेज हो गए हैं तो उसको रिस्टार्ट करने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्रूड सस्ता होने वाला नहीं है और हम जानते हैं हायर क्रूड हमारी इकोनॉमी को डेंट करता है। दूसरा, रुपया की अगर बात करें तो रुपया कभी भी जो है वापस रिकवर होकर नहीं जाता है। अगर आप पास्ट के ऐसे कोई भी इंसिडेंट को देखेंगे तो एक बार जब रुपये में डैमेज हो जाता है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती, कम हो जाती है और वापस उस लेवल पर नहीं आता है। तो थोड़ी बहुत रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हम वापस से 85-88 पर जाने वाले नहीं हैं और हम 90 के आसपास ही रहेंगे, ऐसा कई एनालिस्ट लोग का कहना है। एफपीआई का आउटफ्लो, अब आज के नंबर्स एफआईआई के आए नहीं हैं तो कोई रीज़न नहीं है कि वो बड़ी उसमें सेलिंग करें। जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, लेकिन उम्मीद कम है कि वो बायर बनेंगे। अब आज के नंबर्स आएंगे, कल नंबर्स देखेंगे, देखते हैं कि वो ट्रेंड रिवर्स होता है या नहीं होता है, या इस रैली का इस्तेमाल करके वो और भी जो है बड़े नंबर्स में बेचेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी उनका सेलिंग चल रहा है और अब हायर रिस्क प्रीमियम जो है वो परमानेंट हो जाएगा। सीपीआई इन्फ्लेशन, तो उम्मीद आप मत करिए कि इन्फ्लेशन घट जाएगा, इसका इंडिकेशन आरबीआई ने ऑलरेडी आज दे दिया। और जो क्रूड का इम्पैक्ट है, चूंकि वो अगले कई क्वार्टर्स तक हमें देखने को मिलेगा, तो इन्फ्लेशन कम होने वाला नहीं है। FY27 का जो जीडीपी फोरकास्ट है आरबीआई ने आज 6.9 कर दिया है, जबकि पहले 7.6 था, यानी कि 70 बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी लॉस। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। और आरबीआई का जो फॉरेक्स लॉस हुआ है 12 से 15 बिलियन डॉलर का, इसको भी रिकवर करने के लिए 6 महीने से ज़्यादा लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो डैमेज है, डैमेज कर दिया गया है, इसकी रिकवरी इमीडिएटली नहीं होगी, इट विल टेक टाइम। सो रूपी नेवर फुल्ली रिट्रेसेस, जैसा कि मैंने बताया कि करेंसी में जो डैमेज हुआ है पूरा रिकवर नहीं हो पाएगा। और जो बैंक एमटीएम लॉसेस है, जिसके बारे में कल हमने डिटेल में वीडियो में बात किया था, वो डैमेज भी ऑलरेडी हो गया है, वो इमीडिएट रिकवरी उसकी नहीं हो पाएगी, इन्फ्लेशन हाई रहेगा। और आरबीआई रेट कट्स ये अब डिलेड हो गए हैं। जो साइकिल शुरू किया था कट्स का, अब वो डिले हो गया है, 2 क्वार्टर्स तक वो डिले होने की उम्मीद है और उसके बाद भी होगा कि नहीं होगा वो हमें देखना पड़ेगा। सप्लाई चेन लैग, मिडिल ईस्ट आउटपुट वोंट नॉर्मलाइज अंटिल लेट 2026। तो ये मत उम्मीद करिए कि 1-2 महीने में ये शुरू हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट, जो शॉर्टेज है, जो सप्लाई है क्रूड की, उसके साल के अंत तक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और ये जो सेक्टर्स हैं, टायर, पेंट, केमिकल, फर्टिलाइजर, इनके मार्जिन्स पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगले 2 से 3 क्वार्टर पे। तो कहीं ना कहीं जाकर वो निफ्टी के ईपीएस और उसके वैल्यूएशंस को इम्पैक्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रीमियम इज परमानेंटली री रेटेड हायर बाय 70 to 75 बेसिस पॉइंट, यानी कि इंडिया का रिस्क प्रीमियम अब बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रोथ स्टोरी नहीं है और ये जो इतना डैमेज हुआ है वॉर की वजह से, करेंसी के वीक होने की वजह से। तो अब पीई में 1 से 1.5, 1 to 1.5 जो वैल्यू है पीई निफ्टी की, वो ड्रॉप होगी। तो जहां हम 23-24 पीई की बात कर रहे थे, अब हमें 18 से 20 पीई के लिए तैयार रहना चाहिए। और यहीं पर आकर जो है निफ्टी की फेयर वैल्यूएशन बनेगी, प्रोवाइडेड कि लड़ाई रुक जाए और मिडिल ईस्ट में, ईरान में एक जो है चीज़ें नॉर्मलाइज हों। अब भाई दोस्तों, मार्केट्स की तरफ चलते हैं और आज का डेटा पॉइंट देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या क्लूज देखने को मिल रहे हैं। तो अप्रैल 8 को आज हम 23,000 तो छोड़िए, अब हम 24,000 की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। स्मार्ट रिकवरी हमें आज देखने को मिली, मार्केट गैप अप खुला, 900 पॉइंट की हमें रैली देखने को मिली। अगर आप देखिए पिछले 4-5 दिनों से निफ्टी ने 1600 पॉइंट्स गेन कर लिए। और दोस्तों, ये 30 मार्च को हमने वो वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि मार्केट हमें सरप्राइज करेगा। क्यों?
क्योंकि डेटा में ऐसे कई इंडिकेशंस हमें देखने को मिल रहे थे, इसके बारे में हमने आपके साथ शेयर भी किया। और अगर यहाँ पे हम फियर की बात करें तो फियर में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, फियर कम हुआ है। वॉलेटिलिटी में आप देखिए कितना बड़ा ड्रॉप हुआ है, कॉल आईवी पुट आईवी दोनों में जो है करीब करीब 6-7% का ड्रॉप हमें देखने को मिला है, और पुट आईवीज में तो 10% का ड्रॉप देखने को मिला है। सो फियर अब कम होता हुआ दिख रहा है। विक्स में भी करीब 6 पॉइंट का ड्रॉप हुआ, लेकिन दोस्तों फियर अगर विक्स की बात करें अभी भी हाई है। ये नॉर्मल जो होता है 10 से 12%, उससे हमें सिग्निफिकेंटली हायर है। तो देखना है कि ड्रॉप होता है या नहीं होता है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। ऑप्शंस मार्केट में काफ़ी पोजीशंस कट हुई हैं ऐसा लगता है, पीसीआर में ड्रॉप देखने को मिला है, थोड़ा ये सरप्राइजिंग है। और फ्यूचर्स में हमें पिछले कई दिनों का जो ट्रेंड है वही देखने को मिल रहा था। तो आज इतनी तेज़ी हुई, बड़ी लॉन्ग पोजीशंस बननी चाहिए, जो नहीं बनी पोजीशंस कटी हैं, यानी कि शॉर्ट पोजीशंस डेफिनेटली कटी हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, पर बड़ी लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नहीं दिख रही हैं। अगर आप ये प्रीमियम को देखिए, ये अभी भी काफ़ी लो है, कल के कंपैरिजन में इट हैज़ गॉन अप, लेकिन ये कम से कम 130-140 के आसपास होना चाहिए। प्रीमियम्स अभी भी सिग्निफिकेंटली डाउन है, यानी कि बड़े स्केल पर शॉर्ट कवरिंग भी नहीं हुई है। और फ्रेश लॉन्ग्स की तो अब बात ही ना करें, क्योंकि फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डाउन है। तो फ्यूचर्स मार्केट में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता हुआ दिख रहा है। एंड फॉर अ चेंज ऑप्शंस मार्केट में भी बुलिशनेस कम हुई है। और सेम सिचुएशन प्रीमियम में अगर आप देखिए, सो नेक्स्ट मंथ के जो मई महीने का प्रीमियम है वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा राइज नहीं देखने को मिला है, लेकिन ह्यूज आज टर्नओवर हमें देखने को मिला। शॉर्ट कवरिंग बड़े पैमाने पर हुई होगी, लोगों ने फ्रेश बाइंग भी की होगी, तो कैश मार्केट में ह्यूज टर्नओवर हमें देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी अच्छा था। और कल के दिन थोड़ी पोजीशंस करीब करीब कम हुई, करीब 9000 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआई ने इंडेक्स शॉर्ट्स में कट किए हैं। सो ये पूरा डेटा देखकर क्या लगता है कि जितना मार्केट में रैली हमें देखने को मिली, वो डेरिवेटिव्स मार्केट में उतनी बुलिशनेस रिफ्लेक्ट होती हुई नहीं दिख रही है। और ऐसा पॉसिबल है कि आज डेरिवेटिव मार्केट्स में शॉर्ट्स कवर हुए हैं। क्या फ्रेश लॉन्ग्स बनते हैं, वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए डेरिवेटिव मार्केट्स हमें अलग कहानी बता रहा है। जो हमें कैश मार्केट में देखने को मिल रहा है वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। आइए दोस्तों अब चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहा है। तो दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था कि कई इंडिकेशंस चार्ट में हमें देखने को मिल रहे थे, जो हमें बता रहे थे कि कहीं ना कहीं एक रिकवरी के चांसेस हैं। और हमने आपके साथ शेयर किया था कि अगर वो न्यूज़ के साथ उसको अगर आप मैच कर सकें, कि न्यूज़ भी उस पैटर्न्स को सपोर्ट करे, तो मार्केट में रैली सस्टेन हो सकती है। तो मैं क्विकली आपको समराइज़ कर देता हूँ कि क्यों हम चार्ट्स में भी ये कह रहे थे और डेटा में भी कह रहे थे कि कुछ रिकवरी के हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे चार्ट में आप देखें तो सभी इंडिकेटर्स में मार्केट नीचे जा रहा था, लेकिन इंडिकेटर्स वेयर गोइंग अप, तो ये डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा था। अब देखिए सभी इंडिकेटर्स में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा था। साथ में हमने आपके साथ एक वॉल्यूम का बॉटम पैटर्न शेयर किया था कि जब आपका स्विंग लो इस तरीके से बनता है और वॉल्यूम उसका मिरर इमेज बनता है, तो अक्सर ये शॉर्ट टर्म बॉटम का इंडिकेशन होता है। तो ये भी हमें कह रहा था। साथ में हमारे कई इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, ये भी इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगा, जैसा कि यहाँ पर था और यहाँ पर आप देखिए सेल था। तो कई इंडिकेटर्स चार्ट पे हो चाहे डेटा पॉइंट्स में हो ये बता रहे थे। लेकिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि लास्टिंग रिकवरी तभी होगी जब ग्राउंड पर कुछ सपोर्टिंग न्यूज़ आएगी। तो वो भी आज आ गई। और अब ये प्रश्न उठता है कि ये रिकवरी कहाँ तक जाएगी, क्या ये सस्टेन करेगी, क्या हम यहाँ से वापस न्यू हाई पे जा रहे हैं या वापस हम नीचे आएंगे। तो इसका एक हम एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be?
Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अगर आप देखें कि यहां से जो फॉल शुरू हुआ, और इसके बारे में मैंने आपके साथ जनवरी मंथ में शेयर कर दिया था, और उसमें हमने आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी का 22,000 का टारगेट है, और इसी साल 2026 में ही हमें देखने को मिला था। उस वक्त ईरान की लड़ाई शुरू नहीं हुई थी और ऑलरेडी हम 22,000 के आसपास पहुंच गए। करीब हम 22,200 के आसपास हमने यहाँ पर टच मारा। 100-150 पॉइंट रह गया है, तो मोटा मोटा हम वहाँ पर पहुँच गए। दूसरी चीज़ हमने आपके साथ शेयर की थी कि जब ये जो पैटर्न बन रहा है, इससे आगे प्राइसेस निकल जाएंगी, तभी वो सस्टेन करेंगी। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर की लेवल्स क्या है, तो पहली चीज़ ये है कि इस रैली का कहाँ तक जा सकती है। तो अभी जो हम देख रहे हैं, इस रैली का टॉप यहाँ पर जाकर बनता है 24,400, और ये हम आपको अगले कई हफ्तों की बात कर रहे हैं। एक अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म का व्यू ले, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो 24,400 के आसपास जाकर इस रैली का टॉप बनना चाहिए। इससे ऊपर इसे नहीं जाना चाहिए मोस्ट लाइकली, कम से कम आज का डेटा हमें ये बता रहा है। और अगर इसको फ्रेश नीचे आना है तो ये आपका लेवल है 23,300। तो मोटा मोटा अभी अगले कुछ दिनों तक निफ्टी इसके बीच में ही बिताएगा। ये हम आपको मीडियम टर्म का आउटलुक बता रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा वो कलाकारी करते करते जब इस लेवल को ब्रीच करेगा, तभी वो नीचे का डाउन ट्रेंड शुरू करेगा और हम 22,000 के लेवल के आसपास जाएंगे। अब अगर मैं अगले 1-2 दिन की बात करूं, जो ट्रेडर हमारे दोस्त लोग हैं उनकी बात करूं, तो उनके लिए क्या की लेवल है, तो उनके लिए आपको इस लेवल को देखना है 23,900। ये आपका लेवल है। जब तक इसके ऊपर प्राइस है, आप अगर बुल साइड पर हैं तो आप कैरी करिए। जब ये लेवल ब्रीच होगा, तभी जो है फर्दर आपको अपनी पोजीशंस को कट करना है, लॉन्ग पोजीशंस को कट करना है, और फिर आप शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं। जब ये ब्रेक करेगा तब इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको मैं अगर क्विकली समराइज करूं, तो मीडियम टर्म में निफ्टी 23,300 और 24,400, करीब करीब 1100 पॉइंट्स के बीच में टाइम स्पेंड करने वाला है। बड़ी तेजी जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम है, वो तभी आएगी जब इसके ऊपर प्राइसेस जाएंगे। और अगर निफ्टी को वापस से अपनी गिरावट शुरू करनी है, तो आपका जो की लेवल है 23,300, और उसके बाद फिर वापस उसको 22,000 के आसपास जाना है। इसलिए इस वक्त हमें एज एन ट्रेडर क्या करना है, लॉन्ग पोजीशंस अगर आपने बनाई है तो आप होल्ड करिए, इस लेवल को फॉलो करिए। और अगर आप इन्वेस्टर हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है। अपने बुरे स्टॉक को इस रैली में कम से कम निकाल दीजिए या लाइट कर दीजिए। क्वालिटी अच्छे स्टॉक्स को ही पोर्टफोलियो में रखिए। आगे आपको ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ, इसलिए इस मौके का इस्तेमाल करिए और अपने पोर्टफोलियो को क्लीन अप करिए। ऑपरेशन पोर्टफोलियो क्लीन अप शुरू करिए अपने एंड पे। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।